हमारे इस विधानसभा के आमदार इज्जतमाब अबू आसिम आजमी साहब, समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन मिल्ली तहरीक के वो रुहे रवा है और उन्होंने मिल्ली तहरीक को पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया। और जब जब अक़लियतों पे जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, तो अबू आसिम आज़मी ने असेंबली से लेके पार्लियामेंट तक, गली से लेके दिल्ली तक के आवाज़ बुलंद किया और जिसका नतीजा महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस को जो कामयाबी मिली, मैं सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव साहब, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और बिलखुसूस अबू आसिम आज़मी का स्वागत करता हूं, इस्तेक़बाल करता हूं। ये एनआरसी हमारे पे मजालिम, जुल्म, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली शख्सियत आज हमारे में मौजूद है। मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में आपने उनको सुना। एक तहरीक का नाम अबू आसिम आज़मी है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में दबे कुचले हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सबकी आवाज को बुलंद किया। और आज वो अचानक अपने कार्यकर्ता से उनको कितनी मोहब्बत है उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारा नौजवान अब्दुल रऊफ जो रात दिन लोगों का काम करता है, उसकी बच्ची की विदाई का प्रोग्राम है। तमाम मसरूफियत छोड़कर अखिलेश यादव के फोन कंटिन्यू आ रहे हैं, उनको मीटिंग में जाना है, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम पोस्टपोन करके पहले कहा कि मेरा कार्यकर्ता, उसकी बेटी की नहीं, मेरी बेटी की शादी है, तो सबसे पहले औरंगाबाद। तो जो लीडर में यशवंतराव चौहान, वसंतदादा पाटिल, शरद पवार, विलासराव देशमुख, इन लोगों में जो क्वालिटी थी, आज महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी के रूप में हम और आप देख रहे हैं। मसाइल बहुत है, लेकिन हमको एक जगह आना पड़ेगा। आपके सामने जरांगे पाटिल है, आपके सामने ओबीसी का नेता हाके है, हर पार्टी का, हर समाज का, हर व्यक्ति उनके साथ है। लेकिन अफसोस कि हमारा सुबह तोश, दोपहर में गोश्त, शाम में बेहोश वाला मामला है। हम कब्रिस्तान में रहते के बात करते हैं, जैसे कब्रिस्तान से बाहर निकालते हैं तो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। हमको अपने को पर्सनल आत्मचिंतन करना होगा, हमको अपना कायद चुनना होगा। हमने आज इंडिया अलायंस को चुना, ईमानदारी के साथ हमने काम किया, लेकिन आसिम साहब जिनको हमने चुन के दिया, जो पहुंचे, उन्होंने हमारी आवाज बुलंद करनी चाहिए। पार्लियामेंट में जुल्म हो रहा है, कुर्बानियों के मसले में आप देख रहे हैं कि पहली बार औरंगाबाद में नाइंसाफियां हुई, पूरे गली गली में जानवरों को पकड़ा गया। साबिर नाम का एक कार्यकर्ता, दौलताबाद का सरपंच, माजी सरपंच, जिसकी खाला इंतकाल कर गई थी कैंसर की वजह से, वो मौता में था, उसके नाना का मुझे फोन आया, वो रो रहे थे। उसको तीसरे दिन पकड़ाया गया इसलिए कि उसने महाविकास आघाड़ी का काम किया। अगर इस तरीके से कार्यकर्ताओं के बल को तोड़ा गया तो विधानसभा में अपना कोई सच्चा नहीं है, ऐसा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। हमारे साथ जो इंसाफ करेगा, हमारी आवाज को बुलंद करेगा, जुल्म के खिलाफ आवाज लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ये हमको आगे फैसला करना है अनकरीब में। सिर्फ वोट देना, इसका मतलब मुसलमान भाजी पाला नहीं है मंडी का। लोकसभा में ठीक था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हमने भरपूर वोटों से चुन कर दिया, शरद पवार साहब को चुन कर दिया, उद्धव ठाकरे साहब को चुन के दिया, लेकिन अरे हमारा भी तो हक होता है, हमको भी तो इंसाफ चाहिए, हमको भी कुर्सी चाहिए मुझे छोड़कर, लेकिन किसी को ना किसी को तो दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अबू आसिम साहब आप मौजूद हैं, कौम के नौजवान हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, क्या खाली वोट देना हमने किस्मत में लिख के लाए? तो हालात, आपको ये हालात पर आत्मचिंतन करके अखिलेश यादव साहब को, राहुल गांधी साहब को कहना पड़ेगा कि अक़लियतों का महाराष्ट्र में 15 से 16% है, कम से कम 5 तक की तो सीट दो उनको, और मुझे छोड़ के दो, लेकिन किसी को ना किसी को तो दो।
हम अगर हमारे हक बुलंद करने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाला वक्त हमारे लिए ठीक नहीं है। और बहुत सारे सियासी यहाँ बातें नहीं करनी है। आपका ताल्लुक समाजवादी से है, आप एक समाजवादी के ज्येष्ठ नेता हैं और इस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव की ताकत है, जिसने योगी के जुल्म के खिलाफ वहां पर आवाज बुलंद करके पूरा लब्बैक करके उसको कौम ने, दलितों ने, हर समाज के ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने, सबने उठ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा 95-98% हमारा हिस्सा है। हमको क्या मिलेगा? हमको लाकर मिलेगा, हमको हरसूल जेल मिलेगी। कौन सा लीडर हमारे लिए खड़े होगा जिसको हमने वोट देके लोकसभा में बिठाए? वो हमारे लिए आएगा या नहीं आएगा? सवाल हमारे सामने ये है। इसलिए आसिम साहब, मिल्ली तहरीक आपने शुरू किए थे, एक राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता इस नाते से मैंने आपकी तायद किया था और आज भी मैं कहीं भी रहूं मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप आवाज़ बुलंद करिए, नौजवानों के जुल्म को रोकिए, उन पर जो जुल्म हो रहा, हमारा हक हमको दिलाइए। और आप में वो क्वालिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया। आप मजबूत आदमी है, आपके साथ कौम है, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान आपको देखते हैं और देखते नहीं, आपने हमेशा आंदोलन किया। आप मरीन ड्राइव पर आप लड़ते रहे, आप मोहम्मद अली पे पैदल यात्रा करते रहे। लेकिन हमको अपने नेताओं की इज्जत करना पड़ेगी, बुराई से बचना पड़ेगा। कोई भी हो, अगर आरक्षण की बात करता है, संरक्षण की बात करता है, शिक्षण की बात करता है, तो हम उसके साथ हैं। शम्सो कमर, वरना बिखरे हुए तारों की क्या बात करें। इसलिए हमारा सेकुलरिज्म पे भरोसा है, हम बाबा साहब की घटना के साथ हैं, हम अल्लाह और रसूल के कानून के पाबंद हैं। हम वो गद्दार नहीं है जो कौम से गद्दारी करे, कौम के खिलाफ बोले। अबू आसिम से लेके कमाल फारूक तक हम अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करने वाले लोग हैं, बाबा साहब की घटना पे अमल करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ आज इतना एक मैसेज देना चाहता हूँ। और आसिम भाई, मैंने इसीलिए सोचा कि आप यहाँ आ रहे तो तमाम शहर के जिम्मेदारों को बुलाऊं, आपसे मुलाकात कराऊं। आप तो संघर्ष कर ही रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आपको अनुभव है, लेकिन आज ले और दे का मामला है। लोग सोच रहे हैं, लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या हमारे किस्मत में लीच है? ये बच्चे नौजवान पूछ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को असेंबली में, पार्लियामेंट में बुलंद करें। और मैं आसिम भाई के पहले हमारे बैरिस्टर उमर से गुजारिश करूँगा कि वो 5 मिनट में आसिम भाई को अपने ख्यालात का इज़हार करें। लेकिन दिन से रहीम, आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के सत्कार मूर्ति महाराष्ट्र की बुलंद आवाज़ वो आसिम आज़मी साहब, कमाल फारूकी साहब, शोएब खुसरो साहब, मुकीम देशमुख साहब, यहाँ पर आए हुए अहमद चाऊ साहब, नवीन भाई और आए हुए तमाम शहर के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आज हमारे दरमियान अबू आसिम आज़मी साहब आए हैं, मैं उन्हें इंडिया अलायंस की जो कामयाबी है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिन उम्मीदों के साथ अक़लियतों ने, दलितों ने, ओबीसीओं ने, पिछड़ों ने जो साथ देने का काम किया, इंशाअल्लाह हमारी उम्मीदों पर इंडिया अलायंस खरा उतरेगी। हम देखते हैं कि आज मुल्क के हालात क्या हैं। इन मुल्क के हालात को देखते हुए लोगों ने इकट्ठा होकर बड़ी तादाद में, हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज अभी जो वोटिंग का हुआ, ये देख इसलिए हुआ कि देश के लोकशाही को, देश के संविधान को बचाना है। आज इसीलिए जब अबू आसिम आज़मी साहब 4 जून के बाद पहली बार औरंगाबाद शहर में आ रहे थे, तो हमने ये जिम्मेदारी समझी कि एक ऐसा कायद जिसने इंडिया अलायंस को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, उसका हमने इस्तकबाल करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। और जिस तरह मेरे वालिद साहब ने कहा, हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं शम्सो कमर, वरना बिखरे हुए तारों की क्या बात बनी। हम सब, भले ही कोई अलग पार्टी का हो, हमारे साथ बीआरएस है, कांग्रेस, एनसीपी, राष्ट्रवादी, बहुजन समाज, वंचित,
हर पार्टी का अगर व्यक्ति साथ आता है और हमारे मुद्दे एक हैं, इन मुद्दों के लिए अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो मैं समझता हूं इंशाअल्लाह हमारे मुद्दे हल होंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद। कमाल फारूकी साहब, उनके फर्जंद उमर साहब और यहाँ मौजूद तमाम औरंगाबाद की मशहूर शख्सियात, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं कमाल फारूकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं कि मैं कोई लीडर हूँ या कोई पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा है वो हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ खिदमत करने की गर्ज से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। अगर पॉलिटिक्स में लोगों को क्या रहता है कि भाई आगे थोड़ा बढ़ो, मिनिस्टर बन जाओ और कुछ हो जाओ, कहीं पैदा हुए साला किसी के बाप बना लो, एक दिन में इधर हो कल उधर चले जाओ। लेकिन मैंने ये नहीं सीखा। मैंने कहा था लखनऊ में कि मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सरकार कभी नहीं आ सकती, कभी अलायंस में जोड़ तोड़ में आई तो आई, नहीं तो अपनी बलबूते पर कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन मैं जिस आइडियोलॉजी से जुड़ा हूँ इंशाअल्लाह मरते दम तक उसी आइडियोलॉजी से जुड़ा रहूँगा। और मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी में जो काम होता है, मैं समझता हूँ कि हम लोग यहाँ से बैठ के भी लखनऊ में अगर सरकार रहे ना तो बड़े से बड़ा काम करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई लीडर ऐसा नहीं है जो अपनी बात मनवा सके, कोई नहीं है। कोई बुरा नहीं मानना चाहिए इसको, कौन सुनता है हमारी बात यहाँ पे। आज हम लोगों ने वोट दिया है इंडिया अलायंस को, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों से हमने बार्गेन नहीं किया। हमने वोट तो दे दिया, लेकिन हमने बातचीत नहीं किया कि भाई आपको हम सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे आप। इंडिया अलायंस में वही लोग तो हैं ना जिन्होंने 5% रिजर्वेशन लाया था। जब उनका टर्म आया तो उन्होंने नहीं दिया, जब बीजेपी का टर्म आया तो वो मांग रहे हैं उनसे। आप खुद बैठ के नहीं दे रहे हैं और बीजेपी से मांग रहे हैं। ये लोग जो है ना मुसलमानों को का सिर्फ इस्तेसाल करते हैं। और यकीन जानिए हम लोग अनटचेबल हैं। हमारे बारे में मंच पर अगर बोल देंगे, हमें करीब ले लेंगे तो उनको लगता है कि हमारा मेजॉरिटी का वोट कट जाएगा, कम हो जाएगा। और जाएगा कहाँ मुसलमान? जितना बीजेपी फ़िरका परस्ती बढ़ाएगी उतना मुसलमान हमको वोट देगा। तो हमें बार्गेन करना चाहिए, इसका रास्ता एक ही है। जैसे कहते हैं ना हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हमें एक लीडर बनाना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आप लीडर को फ्री छोड़ दीजिए, कलेक्टिव लीडरशिप कीजिए, औरंगाबाद के सतह पर कीजिए, जमा होइए हर मसलक के लोग, उलमाए कराम, जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि इस मुल्क में रही हुई इस मिल्लत को भी कम से कम इंसाफ मिले, इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती न हो। मैं यकीन जानिए अगर हमने अपना एक लीडर तय कर लिया, वो लीडर अपनी बात नहीं बोलेगा, वो लीडर कलेक्टिव लीडरशिप से राय बात करने के बाद एक एज ए स्पोक्समैन वो बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, तभी हमारा मसला हल होगा। वरना हम लोग जो है ना वोट देते रहेंगे, इंडिया अलायंस हो या कोई भी अलायंस हो, कोई हमारी बात सुनने वाला कभी नहीं है। हमें अभी आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, अभी बुलाई कांग्रेस के लोगों को, एनसीपी के लोगों को, जो लोग ताकतवर हैं उनको बुलाएं, उनसे बात कीजिए कि साहब हम आपको वोट देंगे तो हमारा ये मसला आप तय करेंगे तो ही देंगे। और ऐसा नहीं लिख के दीजिए अभी सबके सामने, और हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं आपसे। जो कानून जो आपने बनाया, वो ये रिजर्वेशन का बिल लाया आपने, तो आपकी सरकार अगर आ गई तो आप देंगे या नहीं देंगे? तो आपको देना चाहिए। मैंने अभी बात किया कि हम लोगों को इकट्ठा होकर के अच्छे लोगों को जमा करके हमें तीनों पार्टी को जो लोग हैं जिनको हम वोट देंगे, बीजेपी को हम वोट देंगे नहीं कि बीजेपी तो के करीब हम जाते हैं तो बीजेपी हमको भगा देती है, बीजेपी हमारे खिलाफ ही बात करती है। तो ये होगा तो ही हमारी बात सुनी जाएगी, वरना फिर हम वोट दे देंगे इसलिए कि हमें फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना है। तो जिसको वोट देंगे ना वो आपकी कोई बात सुनने वाला कभी नहीं है। ये हमें करना चाहिए और वोटों का बंटवारा रोकना चाहिए। आपकी देखिए 1-to-1 फाइट हुई ना, तो माशाअल्लाह अभी कहीं बीच में हमारे लोग यूपी में स्पीड ब्रेकर आके कुछ लोगों ने रोक दिया, वोट काट दिया। उनको जीतना नहीं है, उनको थोड़ा सा वोट लेना है। कुछ लोग हैं जिनको बहुत पैसे मिलते हैं, ढूंढे जाते हैं लोग कि भाई लो तुम खड़े हो जाओ, लो तुम खड़े हो जाओ, वो लेते हैं पैसे, खड़े हो जाते हैं। तो आजकल आप क्या कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं नाड़ी लोग हैं, कुछ जानबूझ करके तो बटन दबा देते हैं और जो हम जीतने वाली सीट थे ना उस पर इतना वोट ले लेते हैं कि हम लोग हार जाते हैं। उनको रोकना पड़ेगा। यहाँ औरंगाबाद में हुआ, जो हार के बेचारे बड़े परेशान हैं, लेकिन उनसे पूछो आप क्या करते हैं पूरे देश में? आप तो ये कर रहे हैं। जो अपने आप पे आई तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, और जब सबको आप हरा रहे थे तो आपको तकलीफ़ नहीं हो रही थी, बहुत खुश हो रहे थे आप।
कहीं भी खड़े हो जाते हैं, 5,000 वोट ले लो, 3,000 वोट ले लो, 4,000 वोट ले लो। ये लोग जो हैं मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हमें इकट्ठा होकर वोटिंग करना है, और वोटिंग जो है ना अपनी मर्जी से नहीं करना है। हमें अपने मुखलिस लोगों की बात सुनकर एक साथ वोटिंग करेंगे ना, तो मैं कसम खा के बोलता हूँ किसी की ताकत नहीं कि मुसलमानों को जलील कर सके। ताकत है अभी इस बार हम लोग इकट्ठा हुए माशाअल्लाह, और बहुत कामयाबी मिली, बहुत घमंड था, टूट गया। अब सरकार किसकी है? एनडीए की है, और वो भी किस पे टिकी हुई है? नायडू और नीतीश। हाँ, जब टिकी हुई है, कोई भरोसा नहीं कब तक जाएगी। और देखिए नायडू ने कितना अच्छा अनाउंस किया कि हम हाजियों को 1 लाख रुपए देंगे, हम कब्रिस्तान की जगह देंगे, हम जो है मुसलमानों के लिए बहुत सारी स्कीमें उन्होंने अनाउंस किया, और वही उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को नायडू से भी मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। भाई महाराष्ट्र में आप सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आप इनसे बात करिए कि भाई जो चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही, जो इंसाफ नहीं मिल रहा, वो इंसाफ मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन के पहले ही अपनी बातें अपने लीडरों के ज़रिया कराएंगे। टिकट मिले या ना मिले, लेकिन कौम के साथ इंसाफ होना चाहिए, इसकी कोशिश हमें करना ज़रूरी है। यूपी में 10, 15, 16, 17 सीटें तो ऐसी चली गई ना, हादसे की अफसोस होता है। वो सीटें हम चुन के आने वाले थे, लेकिन लोगों ने इसको हमको रोक दिया, और बड़े खुश हैं लोग, चलो हमने रोक दिया। वो हम लोग एकदम पहुँचते रह गए। थोड़ा सा बिहार से और सीट मिल गई होती, और थोड़ा सा और कुछ जगह से सीट मिल गई तो माशाल्लाह महाराष्ट्र और यूपी ने तो बहुत अच्छा दिखाया, और थोड़ी सी सीटें मिल गई थी। बहुत परेशान है ये लोग। अब मेरे एरिया में जब वोट नहीं मिला तो क्या कह रहे मालूम है? ये वोट जिहाद हुआ है, मुसलमानों ने वोट जिहाद किया है। आप मुसलमानों के खिलाफ खड़े होकर चिल्लाते हो और वोट मांगते हो जैसी आराम के नाम पर, तो कौन सा जिहाद होता है? मैं उन इलाकों में जहाँ से मुसलमानों को 0 वोट मिलता है, वो कौन सा जिहाद है? अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। रोज चिल्ला रहे हैं आजकल। वो हमारे यहाँ है ना एक एक्स MP, क्या नाम है उसका, वो तुतला के बोलता है, और हिलते रहता है बेचारा, परेशान है। वो रोज़ इसी काम में लगा हुआ है। हम वोट देंगे तो अच्छे हैं, नहीं तो नहीं, हमारा काम कुछ नहीं होगा। औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया, सोचिए आप ज़रा। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की अगर उस पर हम मज़ार पर चले गए तो हम लोग जो हैं देशद्रोही हो गए। ये क्या बना के रखे लोगों ने? मतलब मुसलमानों के साथ ये जुल्म जाते, और कोई बोलने को तैयार नहीं। हाउस में कोई उठ के बोलने को तैयार नहीं। जिसको हम वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, शरद पवार की पार्टी को दे रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं हम लोग वोट, उसमें से कोई एक शख्स भी बोलने को तैयार नहीं है। ये हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप सब इकट्ठा रहेंगे हम लोग, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। मैं फिर एक बार उमर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बैरिस्टर अपना आ गया, अब एक और बैरिस्टर बोलूँगा। तो बच्चों को तालीम में माशाल्लाह आज बच्चे आजकल जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, और बहुत बच्चों में तालीम का जो है वो रुझान बढ़ रहा है। वो भी कलेजा फट रहा है उनका। बच्चे जा बोले इतने कैसे चुन कर आ गए, इतने कैसे यूपीएससी में आ गए, कैसे आ गए ये सब बच्चे माशाल्लाह आज पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह से। मैं आपकी बार किसी पॉलिटिकल मीटिंग के लिए आया नहीं था, मैं तो सिर्फ रोज़ की बेटी की रुखसती जैसा आपने बताया उसके लिए आया था। लेकिन माशाल्लाह औरंगाबाद में आने के बाद बहुत खुशी हुई, बहुत आप लोग मिले, हम सर जोड़ कर बैठेंगे। अलग अलग खानों में रहने से ना वोट बढ़ता है, मुश्किल होती है। लेकिन सबको तो इलेक्शन लड़ना नहीं। 3 लाख 3.5 लाख में एक आदमी चुन के आता है, 20-25 लाख में एक आदमी चुन के आता है। क्या को सब भागते रहते हैं? अरे 1-2 आदमी को अपनी कौम से निकाल दो, जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो करो। वो होना चाहिए। हर आदमी खड़ा हो जाता है, जो खड़ा तो उसका बहिष्कार करो, तो रोको उसको, लड़ने मत दो इलेक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वोट काटने के लिए आता है, वो लड़ने के लिए नहीं आता है। वो सिर्फ हमारा वोट बर्बाद करने के लिए आता है। वोट बर्बाद करने वालों को वोट नहीं देना है। ये किसी तरह से भी ये मैसेज जाना चाहिए कि वोट काटने वाले जो है ना, ये लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि ये दलाली करके पैसे लेकर के ये किसी को जिताने आए हैं। मुंबई में बांद्रा की सीट पर इमाम ने खड़ा कर दिया एक आदमी, अब बड़ी भाषण कर रहा है, वारिस पठान जा करके खूब भाषण कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? अरे बोले आसिम भाई वो वकील है, जीतने वाला है। तो वोट कितना मिला? 1500 पार्लियामेंट में। मगर माल मिल गया, हाँ माल मिल गया। वो खुश हो गए। इस तरह यूपी में कई जगह खड़ा कर दिया लोगों ने। और वही जो मार्जिन वोटों की है, हम लोग जब पार्लियामेंट, जब मैं समाजवादी पार्टी अलायंस थी कांग्रेस के साथ में, सीट लड़े थे हम लोग, मदनपुरा से आगे परेल तक की सीट थी,
उसमें हम सिर्फ 152 वोट से हार गए थे पार्लियामेंट सीट, 152 वोट से। और उसमें एक आदमी खड़ा हो गया था, उसने 1700 वोट ले लिया, ऐसे बेनामी आदमी मुसलमानों को वोट ले लिया। तो क्या होता है ना, थोड़े से वोट से हमारी हार हो जाती है। हमें इस बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं ना, उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो आपने भरोसा किया है उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, कोशिश करूँगा जितनी होगी, चाहे किसी का दबाव भी आए। बहुत दबाव आ रहा है, पार्टी छोड़ो, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, नहीं तो ये हो जाएगा। अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, सब चल रहा है ये ना मोबाइल, तो गड़बड़ हो जाएगा ज़रा सा। लेकिन इंशाअल्लाह झुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला, अभी अल्लाह का एक हुक्म है वो मानूँ या मैं सरकार का हुक्म मानूँ? अभी जो है ये लाना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड में जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान शरीफ में जो है, उसको नहीं मानना है, जो इनका हुक्म मानना है। ये कैसे हो सकता है? और अल्लाह ने इनको दिखाया इंशाअल्लाह। अब आप वो कानून नहीं ला सकते, अब आप जो है CA NRC नहीं ला सकते इंशाअल्लाह। 5 साल तो नहीं ला सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद 5 साल के बाद तो फिर इंशाअल्लाह चिराग गुल ही होने वाला है। पहले ही अभी चिमटी मारा था। 1 2 3 सर, आज अबू अजीम साहब आपके पास में आए थे, किस सिलसिले में बात हुई आपकी उनसे? देखिए, 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट्स आए। देश में नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की ये जो पैगाम और फ़िज़ा जो बड़ी है, इसको देखते हुए इंडिया अलायंस की समाजवादी पार्टी एक बहुत प्रमुख घटक है और इसमें अबू आसिम आज़मी साहब ने महाराष्ट्र में एक बहुत अहम रोल अदा किया। इसी मौके पर जब वो 4 जून के बाद पहली बार औरंगाबाद आ रहे थे तो हम सब ने ये तय किया कि हमने हमारे क़ायद का इस्तकबाल करना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। इसीलिए आज वो हमारे घर पर आए, हमने उनका इस्तकबाल किया। और इसी के साथ साथ हमने अबू आसिम आज़मी साहब से और तमाम लोगों से मिलकर अपील की है कि आज जो शहर के हालात है, खुसूसी तौर पर दौलताबाद में जो मसला चल रहा है, इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। पुलिस की जो नाइंसाफ़ियाँ बढ़ रही हैं, इसको किस तरह रोक लगाई जा सकती है, इस पर काम होने की ज़रूरत है। हमने DG से और कमिश्नर पाटिल साहब से अपील करते हैं कि वो अनलॉफुल अरेस्ट ना हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और किसी भी मासूम को हरासमेंट नहीं किया जाए। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है ये वो है कि दौलताबाद से लगातार एक डर का माहौल, खौफ का माहौल है। वहाँ पर हमारे सरपंच साबिर भाई को भी तकलीफ़ दी गई, हालांकि वो उस वक्त तो मौजूद भी नहीं थे, वो तो मौता में थे, उसके बावजूद उसे अरेस्ट किया गया। तो हम समझते हैं कि पुलिस जो गुनहगार है उसे अटक करे, लेकिन जो बेगुनाह है उन पर कार्रवाई ना हो, ये भी हमने मांग की है। आपने कहा कि भाई इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी बात कीजिए कि भाई अब आने वाले वक्तों में मुसलमानों में चाहिए कि उनसे बात करना चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या आप एक रख रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या लगता है मुसलमानों को कितनी सीटें महाराष्ट्र से मिलनी चाहिए इस बार? इंडिया अलायंस कितनी सीटें आप कितनी मांग करेंगे देने? देखिए, जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद अच्छी है, थोड़ा मुस्लिम वोट, थोड़ा सेकुलर गैर मुस्लिम वोट मिला कर चुन के आ सकते हैं, उन सीटों पर कम से कम मरती हालत में 288 अगर है ना, तो 288 में समझिए कि आप अगर 15% मुसलमान है तो 15 दूनी 30, 35, 40 सीटें मिलना चाहिए। उसमें जितनी चुन के आ जाए इतना मिले, हमारी जितनी तादाद है उसके परसेंटेज से सीटें मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे इलाके में दे दिए जहाँ हमारी तादाद नहीं है। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में हम लोग अच्छी तादाद में हैं और वहाँ सेकुलर लोग हैं, उन सीटों पे मुसलमानों को देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ महाराष्ट्र में एक अच्छा बहुत मैसेज जाएगा और मुसलमान चुन कर आएगा तो देश की हिफाजत करेगा, अपनी जान कुर्बान करके देश की सरहदों पर जाकर जान देगा। इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले में मुसलमान नंबर 1 है, मगर मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। सर, अभी एक और जैसे आपने कहा कि इंडिया अलायंस के अलावा कुछ पार्टी ऐसी थी जिन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा है, जैसे वंचित बहुजन अघाड़ी देखा जाए महाराष्ट्र में, MIM देखा जाए, तो क्या इन पार्टियों को भी इंडिया अलायंस अपने साथ लेगी? चलो जो वो लोकसभा में हुआ विधानसभा में साथ ले लेंगे इन लोगों को? मुझे नहीं लेंगे, इसलिए कि आस्तीन के सांप को दूर रखना चाहिए, दो मुँहा सांप को दूर रखना चाहिए। ज़बान से कुछ बोलना और कुछ करना और स्पीचेस करके अपने जो हमारी मुस्लिम हिंदू एकता है उसको तोड़ देना और अंदर से जा कर के बीजेपी के साथ बैठ के उनके साथ जो है राम मशवरा करके सीटें खड़ी करना, उन लोगों के साथ मुझे लगता है कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अभी इस वक्त यहाँ पर अगर देखा जाए औरंगाबाद में जो लोकसभा का लास्ट को इलेक्शन हुआ, MIM दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही। अब विधानसभा में ये होगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से भी सीट उतरेगी, MIM अगर आपके साथ नहीं जाएगी या वंचित नहीं जाएगी
वो भी अलग अपनी सीटें उतारेंगे, तो आपको फिर लगता है कि जैसे कि फिर बंटवारा होगा और फिर जैसे आप चाह रहे बीजेपी को रोकना है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर फिर मजबूत नजर आएगी, फिर इसको किस तरीके से रोकेंगे? क्योंकि अब पूरे जितने भी सेकुलर लोग हैं उनको एक साथ आना चाहिए और इंडिया अलायंस साथ खड़े होना चाहिए और इंडिया अलायंस को और हमें सीटें देना चाहिए। दोनों बातें हैं। हम सबको इकट्ठा तो करेंगे लेकिन हमको सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या फ़ायदा। हम सबको इकट्ठा सब इकट्ठा हो रहे हैं, होंगे। तमाम जितने भी सेकुलर लोग हैं, मुस्लिम हिंदू सब मिल करके वो चाहते हैं कि फ़िरका परस्ती ख़त्म हो और वो जानते हैं कौन से लोग हैं जो वोटों का बंटवारा करके इन फ़िरका परस्तों के बगल में जाकर शाम को कमरे में मिल करके इनसे पैसे लेकर के वोट काटने का काम करते हैं। सबको मालूम है, कुछ छुपी बात नहीं है। उनको दूर रखते हुए सब इकट्ठा रहेंगे। इंडिया अलायंस ईमानदारी के साथ मुसलमानों का हिस्सा देगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माहौल बनेगा। एक आखिरी सवाल, अभी जैसे 2019 में आपके एक एमएलए भिवंडी से खड़े हुए थे शेख रईस, उस वक्त एमआईएम ने कहा था कि उनको सपोर्ट करिए, उनको वोट करिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। और उसी को देखते अगर हम तो औरंगाबाद में पूर्व से आप ही के कैंडिडेट आपने खड़ा किया था जो बहुत कम वोट उन्होंने लिए थे, उसकी वजह से एमआईएम की सीट यहाँ से गिर गई थी। फिर आप इसको क्या समझा जाए? क्योंकि जैसे कि आप क्या कह रहे हैं कि भाई एक तरफ वो लोग खड़े होते हैं, सीटें गिराते हैं, आपका साथ भी वैसे ही हुआ। 2019 में आपने भी यहाँ से सीट लड़ाई, यहाँ से मुस्लिम डॉक्टर गफ्फार कादरी खड़े थे, वो गिर गए, और वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि शेख रईस को वोट दो। इसको हम लोग क्या समझेंगे? देखिए ऐसा है ना, अब आपको मैं खुल के बता दूं कि उस वक्त महाराष्ट्र के बम्बई के मुसलमान जमा हुए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आसिम भाई यहाँ पर एमआईएम का सिटिंग एक एमएलए है, हालांकि वो एमएलए का क्या किरदार था मैं ज़रा बोलना नहीं चाहता हूँ, तो वो खड़ा हो रहा है और आपका रईस भी खड़ा हो रहा है, दोनों में टकराव होगा तो वोट बढ़ जाएगा। आप मेहरबानी करके यहाँ से रईस को हटा दीजिए। तो मैंने बहुत सोचा मैंने, तो मैं एमआईएम ने कहा आसिम भाई आपके लिए मैं जो कहो चाँद तारे तोड़ के ला दूंगा आपके लिए, लेकिन मेरे वारिस को पठानों को बचा दीजिए, मेरे वारिस पठानों को बचा दीजिए। मुझे मालूम घर पे बचने वाला नहीं था, लेकिन ये लोग, ये मानता हूँ मेरे पास 10 किलो दूध, इनके पास 1 कतरा लींबू का है, मेरे दूध को फाड़ने की ताकत इनके पास है। इस बात को मैंने जब फरहान को खड़ा किया था 2009 में, मुझे चुन के आ गया था, जब मैंने सीट छोड़ दी थी तो वहाँ ये लोग खड़ा कर दिया था और मैं सिर्फ फरहान 1600 वोट से हार गए थे, तो मुझे मालूम है। तो मैंने बहुत सोचा, उन उलमाओं के दबाव में आकर के फिर आए मेरे पास एमआईएम के लोग, पहली बार आए कि भाई हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। मतलब क्या करोगे? मतलब तुम मानखुद शिवाजी नगर में 2 बार लड़ चुके हो, जीते क्या? वहाँ लड़ोगे तो जीतोगे? बोले नहीं जीतूंगा। मतलब भिवंडी में तुम बहुत लड़े हो, जीते क्या? जीतोगे क्या? बोले नहीं जीतूंगा। ये उनकी वर्डिंग है। मैंने कहा मत लड़ो वहाँ पे, छोड़ दो, मैं ये सीट छोड़ देता हूँ। रईस बहुत मेहनत कर चुका था, मैंने रईस को कहा रईस तू बड़ा चल भिवंडी से लड़ ले। रईस भिवंडी में जीत गया और जिसके लिए हमने सीट छोड़ा था ना वो हार गए, वो सीट चली गई उनकी। तो ये हालत इनकी है। मैं इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि इनके पास इतनी ताकत है कि नींबू का कतरा लेकर दूध को फाड़ देते हैं। ये ताकत खत्म होना चाहिए। औरंगाबाद से सीट मांग रहे हैं आप? मैं लड़ रहा हूँ आपके बारे में इंशाअल्लाह। औरंगाबाद से लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक सीट लड़ाऊंगा इंशाअल्लाह औरंगाबाद से। और मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से कि अच्छा से उम्मीदवार दीजिए। ये उम्मीदवार मेरा नहीं आपका होगा, और मैं पूरी ताकत के साथ, देखिए इंडिया अलायंस में जब बात होगी ना तो 2 सीट में 1 सीट मुझे यहाँ मिलेगी इंशाअल्लाह। उस सीट पर मैं रहना चाहता हूँ और थोड़ा हमको ताकत तो दीजिए ना आप। उम्मीद रखते हैं इतनी, हमारे पीछे कुछ लोग खड़ा कीजिए, इंशाअल्लाह हम लोग पूरी ताकत के साथ मसले को उठाएंगे चाहे कोई भी हो। शुक्रिया। हरीश खान बिना हो तुम डॉक्टर साहब चल और इधर थोड़ा सा रखो। जिस तरह से यहाँ से गए मुझे ये इनके चचा है। ये एमबीबीएस करा सर, ये लड़का ये एमएमए फाइटर है सर, तो मुंबई के अंदर इन्हें मराठवाड़ा लेवल की मैच खेल के एमएमए फाइटर की मैच किया है। ये लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है सर। चलिए मुबारक। और कोई है भाई? चलो